के तरीके से सबक सिखा रहे हैं। उन्हें अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया और अपनी गलती स्वीकार की। 7 उन्होंने तुरंत उस गरीब ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया, उससे माफी मांगी और उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ और भी कई उपहार देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया। सभी समझ गए कि बीरबल न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि वे न्याय और इंसानियत के सच्चे पैरोकार भी हैं। उन्होंने अपनी चतुराई से न केवल एक गरीब का हक दिलाया, बल्कि शहंशाह को भी यह पाठ पढ़ाया कि किसी के परिश्रम का सम्मान करना और न्याय के सिद्धांतों का पालन करना एक शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका स्थान अकबर के नवरत्नों में क्यों सबसे ऊपर है। अगला भाग, असली चोर की पहचान। खिचड़ी वाली घटना के बाद शहंशाह अकबर बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के और भी कायल हो गए। उन्हें इस बात का गर्व था कि उनके दरबार में बीरबल जैसा रत्न मौजूद है जो न सिर्फ मुश्किल मसलों को सुलझाता है, बल्कि खुद शहंशाह को भी उनकी भूल का एहसास कराने का साहस और विवेक रखता है। लेकिन दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो बीरबल की बढ़ती शोहरत से जलते थे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। कुछ ही हफ्तों बाद आगरा के एक अमीर व्यापारी का मामला दरबार में आया। व्यापारी ने दरबार में फरियाद की, आलमपनाह, मेरे घर में चोरी हो गई है। किसी ने मेरे कीमती हीरे की अंगूठी चुरा ली है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरे घर में 4 नौकर हैं और चारों ही सालों से मेरे विश्वासपात्र रहे हैं। मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि चोर कौन है। यह मामला भी थोड़ा पेचीदा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए। मैं उन नौकरों से पूछताछ करना चाहता हूं। व्यापारी के घर पहुंचकर बीरबल ने चारों नौकरों से अलग अलग बात की, लेकिन कोई भी अपना जुर्म कबूलने को तैयार नहीं था। सभी ने खुद को बेकसूर बताया। बीरबल को यह समझते देर न लगी कि सीधे तरीके से चोर का पता नहीं चलेगा। तभी बीरबल को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने साथ लाई हुई एक जैसी 4 छड़ियां उन नौकरों को दीं और कहा, ये कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं, ये जादुई छड़ियां हैं। तुम सब इसे आज रात अपने तकिए के नीचे रखकर सोना। जिसने भी चोरी की होगी, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। यह कहकर बीरबल ने चारों नौकरों को अपने अपने कमरे में भेज दिया और कहा कि सुबह वे छड़ियों के साथ हाजिर हों। चारों नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर चले गए। उनमें से 3 तो बेफिक्र होकर सो गए क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने चोरी नहीं की है। लेकिन चौथा नौकर, जो असली चोर था, उसे नींद नहीं आई। वह पूरी रात यही सोचता रहा, अगर सुबह मेरी छड़ी सच में 1 इंच लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों न मैं इसे पहले ही 1 इंच काट दूं। ऐसा करने से कल सुबह मेरी छड़ी बाकी सबके बराबर ही रहेगी और मैं बच जाऊंगा। यही सोचकर उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया और फिर चैन की नींद सो गया। अगली सुबह बीरबल और व्यापारी के साथ चारों नौकर दरबार में पेश हुए। बीरबल ने सभी से अपनी अपनी छड़ियां दिखाने को कहा। जब उन्होंने छड़ियों को देखा तो एक नौकर की छड़ी बाकी तीनों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस नौकर की तरफ इशारा करते हुए शहंशाह अकबर से कहा, आलमपनाह, यही है असली चोर। सब हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने तो कहा था कि चोर की छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये छड़ियां जादुई नहीं बल्कि साधारण लकड़ी की थीं।
लेकिन चोर ने पकड़े जाने के डर से अपनी छड़ी को पहले ही 1 इंच छोटा कर दिया ताकि वह लंबी होने पर दूसरों के बराबर हो जाए। एक चोर समझ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है। उसने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया और व्यापारी को उसकी अंगूठी लौटा दी। व्यापारी ने बीरबल का बहुत धन्यवाद किया और शहंशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय करने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, अक्ल की भी जरूरत होती है। बीरबल का सम्मान 1000 स्वर्ण मुद्राओं की कहानी। मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और अदलो इंसाफ के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। आगरा के किले में दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास की रौनक देखते ही बनती थी। शहंशाह अकबर खुद भी कला, साहित्य और ज्ञान के बड़े कदरदान थे। उनके दरबार में 9 ऐसे नवरत्न थे जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे। लेकिन इन सभी में बीरबल का स्थान सबसे अलग और सबसे ऊंचा था। एक बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी हाजिर जवाबी, पैनी बुद्धि और गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। 2-3 वे न सिर्फ अकबर के सलाहकार थे बल्कि एक सच्चे दोस्त भी थे जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अपनी सूझबूझ से शहंशाह को सही राह दिखाते थे। सर्दियों की एक सर्द शाम थी। यमुना नदी के किनारे बने शाही महल के झरोखों से ठंडी हवाएं टकरा रही थीं। शहंशाह अकबर और बीरबल कुछ अन्य दरबारियों के साथ अंगीठी के पास बैठे गर्मागर्म कहवे का लुत्फ उठा रहे थे। बाहर कड़ाके की ठंड थी और यमुना का पानी बर्फीला हो चुका था। 4 बातों बातों में शहंशाह अकबर ने कहा, बीरबल, आज इतनी सर्दी है कि कोई भी मामूली इंसान यमुना के इस बर्फीले पानी में एक पल भी खड़ा नहीं रह सकता। इंसान की हिम्मत की भी एक हद होती है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाते हुए कहा, आलमपनाह, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जरूरत और मजबूरी इंसान से वो काम भी करवा देती है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल हो। अकबर मुस्कुराए, नहीं बीरबल, हम तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। पैसों का लालच इंसान को हिम्मत तो दे सकता है लेकिन मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। कोई भी दौलत इतनी बड़ी नहीं कि इंसान अपनी जान दांव पर लगा दे। यह सुनकर एक दरबारी जो बीरबल से मन ही मन ईर्ष्या रखता था बोला, शहंशाह बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जान है तो जहान है। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, हुजूर, इसी आगरा में ऐसे कई गरीब हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। अगर किसी को यह यकीन हो कि उसके एक रात के कष्ट से उसके परिवार का भविष्य सुधर सकता है तो वह यकीनन यह जोखिम उठाएगा। अकबर ने इसे अपनी बात की अवहेलना समझा और बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हारी नजर में ऐसा कोई शख्स है जो इस सर्द रात में यमुना के बर्फीले पानी में गर्दन तक डूबकर पूरी रात गुजार दे तो हम उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। यह एक बड़ी रकम थी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, आलमपनाह, मुझे यकीन है कि कोई न कोई मजबूर इंसान यह काम जरूर करेगा। मुझे कल सुबह तक की मोहलत दी जाए। अगले दिन बीरबल एक गरीब ब्राह्मण को लेकर दरबार में हाजिर हुए। ब्राह्मण के तन पर फटे पुराने कपड़े थे और उसके चेहरे पर गरीबी और लाचारी साफ झलक रही थी। उसकी एक बेटी थी जिसके विवाह के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। जब उसने 1000 स्वर्ण मुद्राओं के इनाम के बारे में सुना तो वह अपनी जान की परवाह किए बिना इस काम के लिए तैयार हो गया। शहंशाह अकबर ने उस ब्राह्मण को देखा और अपनी शर्त दोहराई। ब्राह्मण ने कांपते हुए हामी भर दी। शाही हकीम ने उसकी जांच की और उसे स्वस्थ पाया।
रात होते ही शाही सिपाहियों की निगरानी में उस ब्राह्मण को यमुना के ठंडे पानी में उतार दिया गया। पूरी रात वह गरीब ब्राह्मण कंपकंपाती ठंड में नदी के बर्फीले पानी में खड़ा रहा। 5 उसके दांत ठंड से कटकटा रहे थे, शरीर नीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी का भविष्य और 1000 स्वर्ण मुद्राओं का सपना था। वह बस एक ही चीज पर अपना ध्यान लगाए हुए था, महल के झरोखे में जलता एक छोटा सा दिया। 4 उस दिए की टिमटिमाती लौ उसे एक उम्मीद दे रही थी, एक सहारा दे रही थी कि सुबह होने वाली है और उसका कष्ट समाप्त हो जाएगा। जैसे ही पौ फटी, ब्राह्मण को पानी से बाहर निकाला गया। वह ठंड से लगभग बेहोश हो चुका था, लेकिन जिंदा था। उसे तुरंत गर्म कपड़े पहनाए गए और आग के पास बिठाया गया। जब वह कुछ सामान्य हुआ तो उसे शहंशाह अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर उसे देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसी भयानक ठंड झेल सकता है। उन्होंने पूछा, तुम पूरी रात इस जानलेवा ठंड में कैसे खड़े रहे? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 5 ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा, आलमपनाह, मैं तो बस आपके महल की खिड़की में जल रहे दिए को देखता रहा। उसी को देखते देखते कब रात गुजर गई पता ही नहीं चला। यह सुनते ही वह दरबारी, जो बीरबल से जलता था, तुरंत बोल पड़ा, जहांपनाह, यह तो धोखा है। इस ब्राह्मण ने सारी रात आपके महल के दिए से गर्मी हासिल की है। इसी वजह से यह जिंदा बच सका। यह इनाम का हकदार नहीं है। शहंशाह अकबर को भी यह तर्क सही लगा। उन्हें लगा कि इतनी दूर से ही सही, पर दिए की गर्मी ने ब्राह्मण की मदद की होगी। उन्होंने गुस्से में कहा, तुमने बेईमानी की है। तुम सारी रात महल के दीपक से गर्मी लेते रहे। 4 जाओ यहां से, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी मेहनत, उसका सारा संघर्ष एक पल में मिट्टी में मिल गया। वह रोता बिलखता दरबार से चला गया। बीरबल को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने शहंशाह को समझाने की कोशिश की, आलमपनाह, यह अन्याय है। इतनी दूर से एक छोटे से दिए की गर्मी उस तक कैसे पहुंच सकती है? यह तो बस उसके मन का एक सहारा था। लेकिन अकबर उस समय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बीरबल की बात को अनसुना कर दिया। बीरबल समझ गए कि सीधे तरीके से शहंशाह को उनकी गलती का एहसास दिलाना मुश्किल है। उन्होंने शहंशाह के इस फैसले का मौन विरोध करने का निश्चय किया। अगले दिन दरबार लगा, लेकिन बीरबल नहीं आए। शहंशाह ने पूछा तो पता चला कि वे आज महल नहीं आए हैं। 6 एक जरूरी बैठक में भी जब बीरबल नहीं पहुंचे तो अकबर को चिंता हुई। उन्होंने एक सिपाही को बीरबल के घर भेजा। सिपाही जब लौटा तो उसने बताया, जहांपनाह, बीरबल जी कह रहे हैं कि वे खिचड़ी पका रहे हैं और जब पक जाएगी तो खाकर आ जाएंगे। 7 काफी समय बीत गया, लेकिन बीरबल नहीं आए। अब अकबर को गुस्सा आने लगा। वे खुद बीरबल के घर पहुंच गए यह देखने के लिए कि आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो पकने का नाम ही नहीं ले रही। जब वे बीरबल के घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक बहुत ऊंचे बांस पर एक हांडी लटकी हुई है और नीचे जमीन पर कुछ लकड़ियां जल रही हैं। 5 बीरबल आराम से पास में एक चारपाई पर लेटे हुए थे। अकबर ने गुस्से से पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? क्या इस तरह भी कभी खिचड़ी पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। 5 बीरबल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, क्यों नहीं पकेगी आलमपनाह? जब आपका महल का एक छोटा सा दिया मीलों दूर खड़े एक गरीब ब्राह्मण को गर्मी दे सकता है, तो मेरी यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
आग और हांडी के बीच तो दूरी बहुत कम है। बीरबल का यह जवाब सुनकर शहंशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि बीरबल उन्हीं। अगला भाग, देशद्रोह का षड्यंत्र। अध्याय 4, ईर्ष्या की सुलगती आग। दरबार में मिली करारी हार और शहंशाह की नजरों में बीरबल का और ऊंचा उठता कद हकीम मिर्जा अस्करी और कोतवाल शमसुद्दीन के लिए किसी जहर के घूंट से कम नहीं था। वे हर रात गुप्त रूप से मिलते, उनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि बीरबल के खिलाफ नफरत की आग जलती थी। वे समझ चुके थे कि बुद्धि और हाजिर जवाबी में बीरबल को परास्त करना असंभव है। सीधी लड़ाई में वे हर बार मुंह की खाएंगे। एक रात शमसुद्दीन ने हकीम मिर्जा के घर पर कहा, हकीम साहब, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। बीरबल कोई साधारण सलाहकार नहीं रहा, वह शहंशाह के दिलो दिमाग पर कब्जा कर चुका है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उसकी जड़ पर वार करे। हकीम मिर्जा, जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो शमसुद्दीन। अब उसे किसी मजाक या पहेली में नहीं बल्कि ऐसे जाल में फंसाना होगा जिससे खुद शहंशाह भी उसे न बचा सकें। एक ऐसा जाल जो उसकी वफादारी पर ही सवाल खड़ा कर दे। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। उसने धीमी आवाज में कहा, हम बीरबल पर देशद्रोह का इल्जाम लगाएंगे। यह सुनकर शमसुद्दीन भी कांप गया। देशद्रोह? मुगलिया सल्तनत में इस जुर्म की एक ही सजा थी, मौत। उसने पूछा, लेकिन कैसे? शहंशाह कभी यकीन नहीं करेंगे। हकीम मिर्जा मुस्कुराया, शहंशाह को यकीन करना पड़ेगा जब सबूत उनके सामने होंगे। हम एक ऐसा खत तैयार करेंगे जो बीरबल की तरफ से फारस, पर्शिया के शाह को लिखा गया हो। उस खत में मुगलिया सल्तनत के फौजी राज होंगे और साथ ही बीरबल की तरफ से तख्तापलट में मदद का प्रस्ताव होगा, जिसके बदले में वह खुद वजीर आला का पद मांगेगा। योजना बेहद खतरनाक थी। उन्हें बीरबल की लिखावट की हूबहू नकल करने वाला एक माहिर कातिब, लिपिक, बीरबल की शाही मुहर की एक सटीक प्रतिकृति और एक ऐसा आदमी चाहिए था जो फारसी जासूस होने का नाटक कर सके। हकीम मिर्जा और शमसुद्दीन ने अपने सारे संसाधन इस काम में झोंक दिए। कुछ ही हफ्तों में उनकी शैतानी योजना साकार होने के लिए तैयार थी। अध्याय 5, जब वफादारी पर लगा ग्रहण। एक सुबह जब दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था, कोतवाल शमसुद्दीन बेड़ियों में जकड़े एक व्यक्ति को घसीटते हुए दरबार में दाखिल हुआ। उसने हाफते हुए शहंशाह अकबर को सलाम किया और कहा, आलमपनाह, गजब हो गया। मैंने इस शख्स को रात में किले की दीवार के पास संदिग्ध हालात में पकड़ा है। यह फारस का जासूस है और इसके पास से एक ऐसी चीज बरामद हुई है जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी है। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या है इसके पास? शमसुद्दीन ने कांपते हाथों से एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ खत आगे बढ़ाया। हुजूर, यह खत राजा बीरबल द्वारा फारस के शाह के नाम लिखा गया है। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। बीरबल, जो अपनी जगह पर बैठे थे, स्तब्ध रह गए। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गरज कर कहा, यह नामुमकिन है। तुम जानते हो तुम किसका नाम ले रहे हो? हकीम मिर्जा ने आगे बढ़कर कहा, आलमपनाह, हम भी यही चाहते हैं कि यह झूठ हो, लेकिन यह खत और इस पर लगी राजा बीरबल की शाही मुहर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अकबर ने खत लिया। लिखावट बीरबल से मिलती जुलती थी, मुहर भी असली लग रही थी। खत में लिखी बातें बेहद खतरनाक थीं। उसमें सल्तनत की कमजोरियों का जिक्र था और बगावत के लिए फारसी मदद की गुहार थी। अकबर ने उस जासूस की ओर देखा, क्या यह सच है?
शमसुद्दीन ने उस आदमी को एक घूंसा मारा और कहा, बता शहंशाह को, तुझे यह खत किसने दिया? कैदी ने दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरकर कहा, जहांपना, मुझे यह खत राजा बीरबल ने ही दिया था और कहा था कि इसे सीधे शाह तक पहुंचाना है। सबूत अकाट्य लग रहे थे, एक कबूलनामा और एक खत। बीरबल के कई दुश्मन दरबारी इस मौके पर फुसफुसाने लगे, हमें तो पहले ही शक था। एक साधारण भाट की इतनी पहुंच ठीक नहीं। अकबर एक धर्म संकट में फंस गए। उनका दिल कह रहा था कि बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन एक बादशाह का दिमाग सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उनकी आंखों में बीरबल के लिए अविश्वास और पीड़ा का भाव एक साथ उभर आया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल अपनी जगह से उठे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में गहरी चोट साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, आलम पनाह, मेरे शरीर में रक्त की आखिरी बूंद तक सिर्फ आपकी और इस सल्तनत की वफादारी है। यह एक घिनौना षड्यंत्र है। हकीम मिर्जा बोला, यह तो हर मुजरिम कहता है हुजूर। सबूतों को कैसे झुठलाया जा सकता है? अकबर ने एक भारी दिल से फैसला सुनाया, सबूतों को देखते हुए हम राजा बीरबल को उनके पद से बर्खास्त करते हैं। मामले की पूरी जांच होने तक उन्हें उनके महल में ही नजरबंद कर दिया जाए। यह एक अभूतपूर्व फैसला था। बीरबल को सिपाहियों के घेरे में दरबार से ले जाया गया। जाते जाते उन्होंने एक आखिरी बार अकबर की ओर देखा। उनकी निगाहें कह रही थीं, मुझे आप पर भरोसा है आलमपनाह, लेकिन अकबर ने नजरें झुका लीं। आज दोस्ती पर सल्तनत का कानून भारी पड़ा था। अध्याय 6, अंधेरे में उम्मीद की किरण। नजरबंदी के दौरान बीरबल ने हिम्मत नहीं हारी। वे जानते थे कि उनके दुश्मन कौन हैं और उनकी चाल कितनी गहरी है। उन्होंने महल के एकांत में बैठकर पूरी घटना का विश्लेषण किया। वे समझ गए कि उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने, दरबारियों की मूर्खता, अकबर बीरबल की अनकही दास्तां। प्रस्तावना। आगरा का किला अपनी पूरी शान और शौकत के साथ यमुना नदी के किनारे खड़ा था। मुगल सल्तनत का सूरज बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के रूप में अपने चरम पर था। उनका दरबार न्याय, कला और ज्ञान का केंद्र माना जाता था, जिसमें 9 असाधारण रत्न अपनी चमक बिखेरते थे। इन नवरत्नों में से एक राजा बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी प्रखर बुद्धि, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए न केवल बादशाह के प्रिय थे, बल्कि पूरी सल्तनत में उनकी ख्याति थी। 2. लेकिन जहां फूल होते हैं, वहां कांटे भी होते हैं। अकबर का दरबार भी इससे अछूता नहीं था। बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा और बादशाह से उनकी निकटता दरबार के अन्य अमीरों और सलाहकारों के दिलों में ईर्ष्या की आग जला रही थी। उन्हें लगता था कि एक साधारण ब्राह्मण का बेटा, जो न तो किसी बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा रहा था और न ही किसी राजघराने से ताल्लुक रखता था, केवल अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बादशाह को मोहित किए हुए था। वे हर पल इस ताक में रहते कि किसी तरह बीरबल को बादशाह की नजरों में गिरा दिया जाए और यह साबित कर दिया जाए कि उसकी बुद्धिमत्ता महज एक दिखावा है। यह कहानी उन दरबारियों की उन्हीं कोशिशों और उनकी मूर्खता की एक लंबी और अविस्मरणीय दास्तां है, जिसने न केवल उनके अपने अहंकार को चकनाचूर किया, बल्कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को और भी प्रखर रूप में स्थापित किया। प्रथम अध्याय, ईर्ष्या की ज्वाला और एक नई साजिश। एक ठंडी शाम, जब सूरज की आखिरी किरणें किले के संगमरमरी गुंबदों को सुनहरे रंग में नहला रही थीं, दीवाने खास में माहौल कुछ गर्म था। बादशाह अकबर अपने नवरत्नों और अन्य वरिष्ठ दरबारियों के साथ एक गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे। पड़ोसी राज्य से आया एक दूत ऐसा जटिल प्रस्ताव लेकर आया था
जिसमें दोस्ती की आड़ में सल्तनत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की एक महीन चाल छिपी थी। दरबार के बड़े बड़े सूरमा, जो अपनी तलवारों और सैन्य रणनीतियों पर गुमान करते थे, इस कूटनीतिक पहेली के सामने निरुत्तर थे। वित्त मंत्री राजा टोडरमल अपने आंकड़ों में उलझे थे, तो सेनापति मान सिंह इसे सीधे सीधे युद्ध की धमकी मान रहे थे। 1-3 तभी अकबर ने अपनी पारखी नजरों से बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और संयमित भाव से सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, इस खामोशी का क्या मतलब समझें? क्या तुम्हें इस प्रस्ताव में कोई समाधान नजर नहीं आता? अकबर ने पूछा। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, समाधान तो है, लेकिन वह शब्दों की तलवार से निकलेगा, लोहे की तलवार से नहीं। दूध की बातों में शहद है, पर उसकी नियत में जहर। हमें इस शहद को चखने का नाटक करते हुए जहर को उन्हीं के प्याले में वापस डालना होगा। इसके बाद बीरबल ने जो योजना प्रस्तुत की, वह इतनी सरल लेकिन प्रभावी थी कि सभी दंग रह गए। उन्होंने प्रस्ताव की एक ऐसी व्याख्या की जिससे न केवल सल्तनत का हित सुरक्षित रहता, बल्कि पड़ोसी राज्य कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़ जाता। बादशाह अकबर बीरबल की इस दूरदर्शिता पर गदगद हो उठे। उन्होंने भरे दरबार में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि इस सल्तनत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। तुम्हारे होते हुए हमें किसी भी बाहरी चुनौती से डरने की जरूरत नहीं। यह प्रशंसा, जो बीरबल के लिए सम्मान थी, अन्य दरबारियों के लिए किसी अपमान से कम नहीं थी। उस रात जब दरबार खत्म हुआ, तो कुछ प्रमुख दरबारी, जिनमें अकबर के एक सलाहकार मुल्ला दो प्याजा और वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, एक गुप्त बैठक के लिए इकट्ठे हुए। 4 यह बीरबल तो बादशाह के सिर चढ़कर बोल रहा है, मुल्ला दो प्याजा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। लगता है बादशाह हमारी सलाहों को भूलते जा रहे हैं। सही कहते हैं, दूसरे दरबारी ने समर्थन किया। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बादशाह को यह पता चले कि बीरबल सिर्फ एक बातूनी है, उसमें कोई वास्तविक योग्यता नहीं है। हमें उसकी मूर्खता को सबके सामने लाना होगा। एक लंबी और गहरी साजिश की रूपरेखा तैयार होने लगी। उन्होंने फैसला किया कि वे बीरबल को एक ऐसी चुनौती में फंसाएंगे जिससे निकलना उसके लिए असंभव हो और बादशाह के सामने उसकी कलई खुल जाए। द्वितीय अध्याय, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अगले दिन दरबार में एक अजीब सी खामोशी थी। दरबारी एक दूसरे को रहस्यमयी नजरों से देख रहे थे। अकबर ने इस असहज चुप्पी को भांप लिया। क्या बात है? आज दरबार इतना शांत क्यों है? तभी साजिश के अनुसार एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, कल रात हम सभी आपके न्याय और बुद्धिमत्ता की चर्चा कर रहे थे। हमें यह एहसास हुआ कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान लोग मौजूद हैं। 5 अकबर मुस्कुराए। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहां पनाह, दरबारी ने अपनी चाल चली, हम यह भी सोच रहे थे कि जहां इतने बुद्धिमान लोग हैं, वहां कुछ मूर्ख भी तो होंगे। आखिर दुनिया हर तरह के लोगों से भरी है। 6 अकबर को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वे उसकी तह तक पहुंचना चाहते थे। तो तुम कहना क्या चाहते हो? अब मुल्ला दो प्याजा आगे आए। आलमपनाह, हम सब यह चाहते हैं कि बीरबल, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, इस राज्य के सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर आपके सामने पेश करें। इससे न केवल दरबार का मनोरंजन होगा, बल्कि यह भी साबित हो जाएगा कि बीरबल की नजरें कितनी पारखी हैं। 7 यह एक सीधा सीधा जाल था। अगर बीरबल मूर्खों को ढूंढकर लाते तो यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती, और अगर वे नहीं ला पाते तो इसे उनकी असफलता माना जाता। अकबर को इस चुनौती में छिपी ईर्ष्या की गंध आ गई, लेकिन उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का मन बना लिया। 8
बीरबल अकबर ने आदेशात्मक स्वर में कहा, तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। जाओ और इस सल्तनत के 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर हमारे सामने पेश करो। 7। पूरे दरबार में एक विजयी मुस्कान की लहर दौड़ गई। उन्हें यकीन था कि बीरबल इस बार बुरी तरह फंस गए हैं। बीरबल ने शांति से बादशाह का हुक्म स्वीकार किया और कहा, जहांपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन मुझे लगता है कि इस काम के लिए 1 महीना बहुत ज्यादा है। मैं कोशिश करूंगा कि यह काम जल्द से जल्द पूरा हो। 5। यह कहकर बीरबल दरबार से निकल गए और पीछे छोड़ गए उन दरबारियों को जो अपनी सफलता पर मन ही मन जश्न मना रहे थे। तृतीय अध्याय, मूर्खों की खोज। बीरबल के लिए यह काम मुश्किल नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि मूर्खता किसी खास शक्ल या लिबास में नहीं आती। यह इंसान के कर्मों और विचारों में बसती है। वे आगरा की सड़कों और गलियों में घूमने लगे, लोगों से बातें करने लगे और उनकी हरकतों पर गौर करने लगे। कई दिन बीत गए। दरबारी हर रोज दरबार में कानाफूसी करते कि बीरबल खाली हाथ लौट आए हैं। उन्हें लग रहा था कि बीरबल की हवा निकल गई है। एक दिन बीरबल ने देखा कि एक आदमी अपने सिर पर घास का एक बड़ा सा गट्ठर रखे हुए है और अपने घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल चल रहा है। 9। बीरबल को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। वे उस आदमी के पास गए और पूछा, भले आदमी, तुम यह गट्ठर अपने सिर पर क्यों रखे हो? इसे घोड़े की पीठ पर क्यों नहीं रख लेते? उस आदमी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हुजूर, आप देख नहीं रहे कि मेरा घोड़ा कितना कमजोर और बीमार है। मैं खुद इस पर सवार हूं, मेरा ही बोझ इसके लिए काफी है। अगर मैं यह भारी गट्ठर भी इस पर लाद दूंगा तो यह बेचारा तो मर ही जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि गट्ठर का बोझ मैं अपने सिर पर उठा लेता हूं ताकि मेरे घोड़े को आराम मिले। 7। बीरबल अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्हें अपना पहला मूर्ख मिल चुका था। उन्होंने उस आदमी से कहा, तुम बहुत दयालु इंसान हो। कल सुबह बादशाह के दरबार में आना, वे तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। 10। थोड़ा और आगे जाने पर बीरबल ने देखा कि एक आदमी सड़क की धूल में कुछ शिद्दत से ढूंढ रहा है। सड़क पर जल रही एक मशाल की रोशनी में उसका चेहरा परेशान दिख रहा था। 7। क्या खो गया है तुम्हारा? बीरबल ने पूछा। मेरी सोने की अंगूठी गिर गई है, उस आदमी ने जवाब दिया। कहाँ गिरी थी? बीरबल ने अगला सवाल किया। उस आदमी ने दूर एक अंधेरी गली की ओर इशारा करते हुए कहा, गिरी तो उस गली में थी, लेकिन वहां बहुत अंधेरा है, इसलिए मैं यहां रोशनी में ढूंढ रहा हूं। 7। बीरबल ने अपना सिर पकड़ लिया। यह तो पहले वाले से भी बड़ा मूर्ख था। उन्होंने उसे भी अगले दिन दरबार में आने का न्योता दिया। अब बीरबल को 2 और मूर्खों की तलाश थी। वे जानते थे कि बाकी के 2 मूर्ख उन्हें कहीं और नहीं बल्कि शाही महल में ही मिलेंगे। चतुर्थ अध्याय, दरबार में मूर्खों की पेशी। अगले दिन पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल किसे पकड़कर लाए हैं। अकबर भी सिंहासन पर विराजमान होकर इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल उन 2 आदमियों के साथ दरबार में हाजिर हुए। दरबारी उन्हें देखकर हंसने लगे। क्या बीरबल, पूरे राज्य में तुम्हें यही 2 नमूने मिले? एक ने ताना कसा। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, हमने तुम्हें 4 मूर्ख लाने को कहा था, लेकिन तुम सिर्फ 2 ही लेकर आए हो। बाकी के 2 कहाँ हैं? 6। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, बाकी के 2 मूर्ख भी यहीं दरबार में मौजूद हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, यह सोचकर कि कहीं बीरबल उनका नाम न ले लें।
अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा, साफ साफ कहो, कौन हैं वे दो और मूर्ख? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, आलम पनाह, तीसरा सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं खुद हूं। सात। तुम? अकबर हैरान रह गए। तुम कैसे? जहां पनाह, बीरबल ने समझाया, आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं। आपके कंधों पर इस पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी है। आपको प्रजा के हित में न जाने कितने महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं। लेकिन मैं उन सभी जरूरी कामों को छोड़कर पिछले कई दिनों से इस फिजूल के काम में लगा हुआ हूं कि शहर के मूर्खों को ढूंढूं। जो व्यक्ति अपना कीमती समय ऐसे व्यर्थ के काम में बर्बाद करे, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? 7-11। अकबर बीरबल का तर्क सुनकर निरुत्तर हो गए। दरबारियों के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगीं। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल का अगला निशाना कौन होगा। और चौथा मूर्ख? अकबर ने धीरे से पूछा, हालांकि वे जवाब जानते थे। बीरबल ने अपने कान पकड़ लिए और कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, पर चौथा सबसे बड़ा मूर्ख वह है जिसने एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे मूर्खतापूर्ण काम पर लगाया। 7-12। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जिन दरबारियों ने यह साजिश रची थी, वे शर्म से पानी पानी हो गए। उनकी अपनी ही चाल उन पर उल्टी पड़ चुकी थी। लेकिन अकबर, जो एक सच्चे पारखी थे, बीरबल के इस साहसी और सटीक जवाब पर अपनी हंसी नहीं रोक सके। वे जोर जोर से हंसने लगे। 6। वाह बीरबल वाह! मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी को। तुमने न केवल हमारे हुक्म की तामील की, बल्कि हमें और इस दरबार को एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। 12। अकबर ने उन दोनों लाए गए मूर्खों को इनाम देकर विदा किया और उन दरबारियों को कड़ी नजरों से देखा जिनकी वजह से यह सब हुआ था। उस दिन के बाद उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने की हिम्मत तो नहीं की, लेकिन उनके दिलों में जल रही ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी, जो भविष्य में कई और मूर्खतापूर्ण घटनाओं को जन्म देने वाली थी। पंचम अध्याय, दरबारियों का अहंकार और नई चुनौतियां। बीरबल की इस जीत ने दरबारियों को और भी बौखला दिया। वे अब खुले तौर पर बीरबल का विरोध करने लगे। वे हर छोटी बड़ी बात पर बीरबल के फैसलों पर सवाल उठाते और यह साबित करने की कोशिश करते कि बीरबल केवल बातों के धनी हैं, असल ज्ञान से उनका कोई लेना देना नहीं है। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वे राजधानी के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को 1000 सोने की मोहरें इनाम में देंगे। यह सुनकर सभी दरबारी अपनी अपनी विद्वता का बखान करने लगे। कोई खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी बताता, तो कोई सबसे बड़ा नीतिशास्त्री। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, जहांपनाह, बुद्धि का पैमाना ज्ञान है, और मैंने जितने ग्रंथ पढ़े हैं उतने शायद ही किसी ने पढ़े होंगे। इसलिए यह इनाम मुझे मिलना चाहिए। तभी एक और दरबारी बोला, ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण अनुभव है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सल्तनत की सेवा में गुजारी है, मुझसे बड़ा अनुभवी यहाँ कोई नहीं। यह सब सुनकर बीरबल चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम कुछ क्यों नहीं कहते? क्या तुम खुद को बुद्धिमान नहीं मानते? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानता है, असल में वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। बुद्धि का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता, वह तो कर्मों से झलकती है। यह सुनकर दरबारी भड़क गए। यह तो बहाना है। असल में बीरबल के पास कहने को कुछ है ही नहीं। अकबर ने इस विवाद को समाप्त करने के लिए एक परीक्षा रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा, ठीक है, कल तुम सब अपनी अपनी बुद्धिमत्ता का एक एक उदाहरण लेकर आना। जिसका उदाहरण सर्वश्रेष्ठ होगा, वही इस इनाम का हकदार होगा। अगले दिन दरबार में सभी अपनी पूरी तैयारी के साथ आए। एक दरबारी अपने साथ एक जटिल गणितीय पहेली लेकर आया,
जिसे हल करना लगभग असंभव था। दूसरे ने एक ऐसा कानूनी मसौदा पेश किया जिसमें सैकड़ों पेज थे। मुल्ला दो प्याजा अपने हाथ में कई सारे ग्रंथ लेकर आए थे। जब सबकी बारी खत्म हो गई तो अकबर ने बीरबल से पूछा, और तुम क्या लाए हो? बीरबल ने अपनी जेब से एक मुट्ठी अनाज निकाला और कहा, जहां पनाह, मैं यह लाया हूं। सभी दरबारी हंसने लगे। यह अनाज, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता का सबूत है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सिर्फ अनाज नहीं है, यह जीवन का सार है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक छोटा सा बीज सही समय, सही मिट्टी और सही देखभाल पाकर एक बड़े पौधे का रूप लेता है और हजारों और बीजों को जन्म देता है। बुद्धिमत्ता भी इसी बीज की तरह है। अगर उसे अहंकार की बंजर जमीन पर बोया जाए तो वह नष्ट हो जाती है, लेकिन अगर उसे विनम्रता की उपजाऊ भूमि में बोया जाए तो वह बढ़ती है और पूरी मानवता को लाभ पहुंचाती है। बीरबल ने आगे कहा, इन महानुभावों ने जो पहेलियां और मसौदे पेश किए हैं वे निश्चित रूप से इनके ज्ञान को दर्शाते हैं, लेकिन यह ज्ञान आम इंसान के किस काम का? मेरी बुद्धिमत्ता कहती है कि असली ज्ञान वह है जो सरल हो, सहज हो और सबकी भलाई के लिए हो, ठीक इस अनाज की तरह जो सबका पेट भरता है। अकबर बीरबल के इस गहरे और सार्थक जवाब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत 1000 मुहरें बीरबल को इनाम में दे दीं। दरबारी एक बार फिर अपना सा मुंह लेकर रह गए। उनकी जटिलता और अहंकार बीरबल की सरलता और विवेक के सामने बौने साबित हो गए थे। उनकी मूर्खता एक बार फिर जगजाहिर हो चुकी थी। उपसंहार। इसके बाद भी दरबारियों ने कई। निश्चित रूप से प्रस्तुत है उस कहानी का अगला भाग। भाग 2। षष्ठम अध्याय, एक नई सुबह, एक नया षड्यंत्र। दरबारियों के जले हुए दिलों पर बीरबल की बुद्धिमत्ता का मरहम नहीं बल्कि नमक लग चुका था। इनाम में मिली सोने की मोहरों की खनक उनके कानों में अपमान के शोर की तरह गूंज रही थी। उनका अहंकार, जो पहले ही चकनाचूर हो चुका था, अब क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला में बदल गया था। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि एक साधारण व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर उन्हें बार बार मात दे सकता है। उस रात मुल्ला दो प्याजा के घर पर एक बार फिर गुप्त सभा बैठी। माहौल में पिछली बार से भी अधिक गंभीरता और गुस्सा था। यह अपमान अब असहनीय है, एक वरिष्ठ दरबारी ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। वह बीरबल हमें हर बार मूर्ख साबित कर देता है और बादशाह उसकी बातों पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हमें कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे वह बच न सके। मुल्ला दो प्याजा, जो गहरी सोच में डूबे हुए थे, बोले, पिछली बार हमारी गलती यह थी कि हमने उसे ऐसा काम दिया जिसका जवाब वह बातों से दे सकता था। मूर्ख ढूंढना, बुद्धिमत्ता का सबूत देना, ये सब बातें हवा हवाई हैं। इस बार हमें उसे एक ऐसा काम देना होगा जिसे भौतिक रूप से करके दिखाना पड़े, एक ऐसा काम जो असंभव हो। सभी दरबारी सोचने लगे, क्या हो सकता है वह असंभव काम? तभी एक चालाक दरबारी की आंखों में चमक आई। उसने खिड़की से बाहर रात के अंधेरे में बैठे कुछ कौओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्यों न हम बीरबल से कहें कि वह आगरा शहर के सारे कौओं की गिनती करके बताएं। यह विचार सबको पसंद आया। यह एक आदर्श जाल था। कौओं की गिनती करना असंभव था। वे पल पल में यहां से वहां उड़ते रहते हैं। कोई भी उनकी सटीक संख्या नहीं बता सकता। अगर बीरबल कोई संख्या बताता तो वे उसे झूठा साबित कर सकते थे, और अगर वह मना करता तो यह उसकी हार होती। मुल्ला दो प्याजा की दाढ़ी के नीचे एक कुटिल मुस्कान फैल गई। वाह, क्या विचार है! इस बार बीरबल कहीं का नहीं रहेगा।
हम बादशाह के सामने इस मामले को इस तरह रखेंगे कि यह सल्तनत के लिए एक जरूरी जानकारी लगे और बादशाह इसे बीरबल को सौंपने पर मजबूर हो जाए। षड्यंत्र तैयार था। उन्हें विश्वास था कि इस बार बीरबल का खेल खत्म हो जाएगा और दरबार में उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आ जाएगी। वे यह नहीं जानते थे कि वे अपनी मूर्खता का एक और अध्याय लिखने की तैयारी कर रहे थे। सप्तम अध्याय, कौओं की गिनती का असंभव कार्य। अगले दिन दरबार की कार्यवाही शुरू होते ही मुल्ला दो प्याजा ने खड़े होकर बादशाह अकबर से अर्ज किया, आलमपनाह, हम सब आपके कुशल शासन में अमन चैन से जी रहे हैं। हमारी सल्तनत हर दिन तरक्की कर रही है, लेकिन एक अच्छी सल्तनत की निशानी यह भी है कि उसे अपने राज्य की हर छोटी बड़ी चीज की मुकम्मल जानकारी हो। अकबर को उनकी भूमिका में कुछ बनावटीपन लगा, लेकिन उन्होंने बात को आगे बढ़ाने दिया। साफ साफ कहो मुल्ला, कहना क्या चाहते हो? जहांपनाह, मुल्ला ने बड़ी गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी राजधानी आगरा में कुल कितने कौए बसते हैं। यह एक मामूली सवाल लग सकता है, लेकिन इससे हमें अपने पर्यावरण और संसाधनों के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी। दरबार में बैठे कई लोग इस अजीब से सवाल पर हैरान थे, लेकिन बीरबल से जलने वाले दरबारी मुल्ला का समर्थन करने लगे। जी जहांपनाह, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वेक्षण होगा। अकबर समझ गए कि यह बीरबल को फंसाने की एक और चाल है। कौओं को गिनना नामुमकिन है, यह वह भी जानते थे। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढने लगीं, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सब देख रहे थे। तो इस महत्वपूर्ण सर्वेक्षण को अंजाम कौन देगा? अकबर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बीरबल। जहांपनाह, यह काम बीरबल से बेहतर कोई नहीं कर सकता। उनकी नजरें बहुत पारखी हैं और बुद्धि बहुत तेज। अब गेंद बीरबल के पाले में थी। अगर वे मना करते तो यह उनकी सीधी सीधी हार होती। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम यह काम कर पाओगे? क्या तुम हमें बता सकते हो कि आगरा में कुल कितने कौए हैं? सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। षड्यंत्रकारी दरबारियों के चेहरे पर विजी मुस्कान थी। उन्हें लगा, इस बार तो बीरबल फंस ही गए। बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, क्यों नहीं जहांपनाह, यह तो बहुत ही आसान काम है। बस मुझे अपना हिसाब किताब करने के लिए 1 हफ्ते का समय और कुछ मदद चाहिए होगी। यह जवाब सुनते ही दरबारियों के होश उड़ गए। आसान काम? वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बीरबल ने इस असंभव चुनौती को इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया है। अकबर मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? बीरबल ने कहा, बस मेरे सहायकों को कुछ कागज और कलम दे दी जाए। अकबर ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने का आदेश दिया। दरबारी हैरान और परेशान थे, लेकिन अब वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। 1 हफ्ते बाद का दिन तय हो गया और बीरबल दरबार से ऐसे निकले जैसे वह किसी सैर-सपाटे पर जा रहे हों। अष्टम अध्याय, बीरबल का अवलोकन और दरबारियों का उल्लास। अगले कुछ दिन आगरा शहर ने एक अजीब नजारा देखा। बीरबल सुबह सुबह अपने कुछ सहायकों के साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में निकल जाते। वे कभी किसी ऊंची छत पर आराम से बैठकर घंटों आसमान को ताकते रहते, तो कभी किसी घने पेड़ के नीचे बैठकर सहायकों को कुछ लिखने का आदेश देते। दरबारी उन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। वे देखते कि बीरबल कोई गिनती नहीं कर रहे, बल्कि बस आराम फरमा रहे हैं। वे मन ही मन बहुत खुश होते। देखा, मुल्ला दो प्याजा ने अपने साथियों से कहा, मैंने कहा था न, वह बस हवाबाजी कर रहा है।
उसे भी पता है कि यह काम नामुमकिन है। वह सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। हफ्ते के आखिरी दिन वह कोई न कोई बहाना बनाकर अपनी हार मान लेगा। हर शाम वे बादशाह के कान भरते, जहां पनाह, बीरबल तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वे तो बस शहर में घूमते हैं और आराम करते हैं। लगता है उन्होंने पहले ही हार मान ली है। अकबर सब सुनते पर कुछ कहते नहीं। उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि बीरबल की खामोशी के पीछे कोई न कोई गहरी योजना जरूर छिपी होगी। जैसे जैसे हफ्ता खत्म होने को आया, दरबारियों का आत्मविश्वास बढ़ता गया। वे आपस में जश्न मनाने लगे थे कि आखिरकार उन्होंने बीरबल को हराने का तरीका ढूंढ ही लिया। वे उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब बीरबल भरे दरबार में शर्मिंदा होंगे। नवम अध्याय, अंतिम उत्तर और दरबारियों का पतन। एक हफ्ते बाद दरबार खचाखच भरा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी आंखों में एक उत्सुकता थी। एक तरफ बीरबल शांत खड़े थे और दूसरी तरफ षड्यंत्रकारी दरबारी, जिनके चेहरों पर जीत की उम्मीद चमक रही थी। बीरबल, अकबर ने कार्यवाही शुरू की। एक हफ्ता पूरा हो गया। पूरा दरबार यह जानना चाहता है कि तुम्हारे सर्वेक्षण का क्या नतीजा निकला। बताओ, हमारी राजधानी आगरा में कुल कितने कौए हैं? सारे दरबार में खामोशी छा गई। सभी कान लगाकर सुनने लगे। बीरबल ने आगे बढ़कर अपनी एक पर्ची निकाली और बड़े आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, मेरे विस्तृत सर्वेक्षण और गहन गणना के अनुसार इस समय आगरा शहर में कुल 49,722 कौए हैं। यह एक बहुत ही सटीक संख्या थी। दरबारी तुरंत हंसने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने खड़े होकर कहा, यह सरासर झूठ है जहांपना। कोई इतनी सटीक गिनती कैसे कर सकता है? हम इसे नहीं मानते। बीरबल हमें मूर्ख बना रहे हैं। दूसरे दरबारी भी चिल्लाने लगे, हाँ जहांपना, यह धोखा है। इसकी जांच होनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनकी मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया था। बीरबल, ये लोग तुम्हारी गिनती पर शक कर रहे हैं। तुम इसे कैसे साबित करोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे अपनी गिनती पर पूरा यकीन है। लेकिन अगर इन महानुभावों को कोई शक है तो ये बेशक दोबारा गिनती करवा सकते हैं। अब दरबारी अपनी ही चाल में फंस गए। मुल्ला ने कहा, ठीक है, हम गिनती करवाएंगे। और अगर तुम्हारी बताई संख्या गलत निकली तो? बीरबल ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, अगर गिनती करने पर कौओं की संख्या इससे ज्यादा निकलती है तो इसका मतलब यह होगा कि आगरा के कौओं से मिलने के लिए उनके कुछ रिश्तेदार आस पड़ोस के राज्यों से आए हुए हैं। और अगर संख्या इससे कम निकलती है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे आगरा के कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने शहर से बाहर गए हुए हैं। लेकिन जहां तक आगरा के स्थायी निवासी कौओं की बात है तो उनकी संख्या ठीक 49,722 ही है। यह जवाब सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों के खुले मुंह खुले ही रह गए। बीरबल ने एक ऐसा तर्क दिया था जिसे काटा नहीं जा सकता था। यह एक ऐसा जवाब था जो सही भी था और जिसे गलत साबित करना भी नामुमकिन था। उनकी अपनी ही चुनौती उन पर उल्टी पड़ चुकी थी। वे अब गिनती करवाने की बात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि नतीजा कुछ भी हो, बीरबल का तर्क हमेशा सही साबित होता। बादशाह अकबर बीरबल की इस अद्भुत और लाजवाब बुद्धिमत्ता पर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वे जोर जोर से हंसने लगे और उनकी हंसी में पूरा दरबार शामिल हो गया। शर्म और अपमान से दरबारियों के चेहरे लाल हो चुके थे। उनकी एक और मूर्खतापूर्ण योजना बीरबल की बुद्धि के सामने धूल चाट चुकी थी।
अकबर ने बीरबल को एक बार फिर शाबाशी दी और उन दरबारियों को यह सबक सिखाया कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला अक्सर खुद ही उसमें गिरता है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों पर आधारित एक विस्तृत कहानी। बादशाह के नवरत्न, एक असाधारण चुनौती। प्रस्तावना। हिंदुस्तान की सरजमी पर मुगलिया सल्तनत का परचम बुलंदी पर था। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के गौरव का प्रतीक बनकर खड़ा था। यह केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि यह ज्ञान, कला, न्याय और संस्कृति का एक जीवंत केंद्र थी। इस केंद्र की आत्मा थे बादशाह अकबर के नवरत्न, 9 ऐसे असाधारण व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र के शिखर पर थे और जिनकी चमक ने अकबर के दौर को इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में दर्ज कर दिया था। राजा बीरबल महेश दास अपनी अद्वितीय बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। संगीत सम्राट तानसेन के सुरों में वो जादू था कि पत्थर भी पिघल जाएं। राजा मान सिंह की तलवार की खनक से दुश्मनों के दिल दहल जाते थे। राजा टोडरमल की उंगलियां सल्तनत के खजाने और जमीन की नब्ज पर रहती थीं। अबुल फजल अपनी कलम से इतिहास लिख रहे थे तो उनके भाई फैजी अपनी शायरी से दिलों में उतर जाते थे। फकीर अजियाउद्दीन एक ऐसे सलाहकार थे जिनकी आध्यात्मिक और तार्किक समझ पर बादशाह को अटूट विश्वास था। और मुल्ला दो प्याजा अपने व्यंग्य और व्यावहारिक ज्ञान के लिए मशहूर थे। यह नवरत्न केवल सलाहकार नहीं थे, बल्कि वे अकबर के शासन रूपी रथ के 9 पहिए थे जो एक साथ मिलकर सल्तनत को प्रगति के पथ पर दौड़ा रहे थे। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। नवरत्नों की यह असाधारण प्रतिष्ठा और बादशाह से उनकी निकटता दरबार के अन्य अमीरों, सेनापतियों और सलाहकारों के दिलों में ईर्ष्या का एक स्थायी कांटा बन चुकी थी। वे खुद को खानदानी योद्धा और प्रशासक मानते थे और इन कलाकारों और बुद्धिजीवियों को मिले सम्मान को पचा नहीं पाते थे। उनके नेता, एक पुराने और घमंडी दरबारी मुख्तार खान का मानना था कि सल्तनत तलवार के दम पर चलती है, कलम, सुर या बातों से नहीं। वे बस एक मौके की तलाश में थे, एक ऐसा मौका जो यह साबित कर सके कि यह नवरत्न महज एक दिखावा है और जब असली चुनौती आएगी तो उनकी सारी चमक फीकी पड़ जाएगी। वह मौका जल्द ही आने वाला था और यह चुनौती इतनी बड़ी और जटिल होगी कि वह न केवल नवरत्नों की व्यक्तिगत प्रतिभा बल्कि उनकी सामूहिक बुद्धिमत्ता और एकता की भी सबसे बड़ी परीक्षा लेगी। अध्याय 1, फारस से आई चुनौती। एक दिन जब दीवान-ए-आम में रोज की तरह दरबार लगा हुआ था, खबर आई कि फारस के शाह तहमास्प का एक विशेष दूत एक शाही पैगाम और एक तोहफा लेकर आगरा पहुंचा है। फारस की सल्तनत मुगलों की पुरानी सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी दोनों थी। उसके साथ संबंध हमेशा सम्मान और सावधानी के धागे से बंधे होते थे। शाही प्रोटोकॉल के साथ फारसी दूत को दरबार में पेश किया गया। वह एक लंबा, रौबदार व्यक्ति था जिसकी आंखों में बुद्धिमत्ता और अहंकार का मिश्रण था। उसने शाह का सलाम बादशाह अकबर को पेश किया और फिर अपने साथ लाए एक विशाल नक्काशीदार संदूक की ओर इशारा किया। संदूक शीशम की लकड़ी का बना था और उस पर सोने और चांदी के महीन तार से जटिल बेलबूटे बने हुए थे। लेकिन इसकी सबसे असाधारण बात थी इस पर लगे 9 अलग अलग तरह के ताले। दूत ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, शहंशाह हिंद, मेरे मालिक शाह फारस ने आपके दरबार और आपके नवरत्नों की बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफें सुनी हैं। उन्होंने आपकी दोस्ती का सम्मान करते हुए यह ज्ञान संदूक भेजा है। इस संदूक के अंदर हिंदुस्तान की आत्मा को दर्शाने वाली एक अनमोल वस्तु है। दरबार में एक फुसफुसाहट दौड़ गई। हिंदुस्तान की आत्मा, इसका क्या मतलब हो सकता है? दूत ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन इस संदूक को खोलने की एक शर्त है।
इस पर लगे 9 ताले 9 अलग अलग तरह की कला और ज्ञान के प्रतीक हैं। इसे कोई लोहार अपनी ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने ज्ञान से ही खोल सकता है। शाह फारस का कहना है कि यदि आपके नवरत्न इस संदूक को खोलने में सफल रहे तो यह साबित हो जाएगा कि आपका दरबार वास्तव में दुनिया का सबसे बुद्धिमान दरबार है और हमारी दोस्ती और भी गहरी होगी। लेकिन दूत एक पल के लिए रुका और उसकी चुप्पी ने पूरे दरबार में एक तनाव भर दिया। लेकिन अगर आपका दरबार इसे खोलने में असफल रहा तो यह संदूक इसी तरह बंद होकर वापस फारस लौट जाएगा। शाह को यह समझने में देर नहीं लगेगी कि हिंदुस्तान की सल्तनत की चमक केवल बाहरी है, अंदर से वह खोखली है। यह एक सीधी सीधी कूटनीतिक चुनौती थी। यह तलवार की लड़ाई नहीं, बल्कि बुद्धि और सम्मान की लड़ाई थी। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। हम आपके शाह की चुनौती स्वीकार करते हैं। हमारा दरबार इस ज्ञान संदूक को अवश्य खोलेगा। संदूक को दीवाने खास में रखवा दिया गया और दूत को शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। जैसे ही दरबार खत्म हुआ, पूरे आगरा में यह खबर आग की तरह फैल गई। यह अब केवल बादशाह की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। अध्याय 2, दरबारियों का अहंकार और नवरत्नों की चिंता। उस शाम मुख्तार खान और उसके साथी दरबारियों ने एक छोटी सी महफिल जमाई। उनके चेहरों पर खुशी और उत्साह था। देखा, मुख्तार खान ने अपना हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, आ गई असली चुनौती। अब कहाँ गए वो गायक, कवि और बातूनी बीरबल? अब पता चलेगा कि सल्तनत चलाने के लिए असली योग्यता की जरूरत होती है, लच्छेदार बातों की नहीं। एक दूसरे अमीर ने कहा, यह ताले हम जैसे योद्धा और प्रशासक ही खोल सकते हैं। इनमें से कोई न कोई ताला तो ताकत से या किसी चाबी से खुल ही जाएगा। कल हम बादशाह से इजाजत मांगेंगे कि पहले हमें कोशिश करने का मौका दिया जाए। उनका अहंकार 7वें आसमान पर था। उन्हें लगा कि यह नवरत्नों को नीचा दिखाने का सुनहरा अवसर है। दूसरी ओर नवरत्न बीरबल के कक्ष में इकट्ठे हुए थे। माहौल में चिंता और गंभीरता थी। राजा टोडरमल ने संदूक का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद कहा, मैंने तालों को देखा है। वे साधारण नहीं हैं। हर ताले की बनावट और कारीगरी अलग है। यह किसी एक व्यक्ति के बस का काम नहीं लगता। तानसेन ने कहा, उनमें से एक ताले पर संगीत के साथ सुरों के निशान बने हैं। शायद उसका संबंध संगीत से हो। राजा मान सिंह बोले, एक ताला तो ऐसा है जिसमें कोई चाबी लगाने की जगह ही नहीं है। वह किसी जटिल यांत्रिक पहेली जैसा लगता है। बीरबल चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, मित्रों, यह चुनौती जितनी बड़ी है, अवसर भी उतना ही बड़ा है। फारस के शाह ने यह संदूक भेजकर अनजाने में हमें अपनी ताकत दुनिया को दिखाने का मौका दिया है। हमारी ताकत हमारी एकता में है। यह संदूक हम में से कोई एक नहीं, बल्कि हम सब मिलकर खोलेंगे। यह हम 9 रत्नों की सामूहिक परीक्षा है। बीरबल की बातों ने सब में एक नया आत्मविश्वास भर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। अगले दिन मुख्तार खान ने बादशाह से संदूक खोलने की कोशिश करने की इजाजत मांगी। अकबर जानते थे कि यह अहंकार बोल रहा है, फिर भी उन्होंने उन्हें एक मौका दिया। मुख्तार खान और उसके साथियों ने घंटों तक उन तालों से माथापच्ची की। उन्होंने ताकत आजमाई, औजारों का इस्तेमाल किया और हर तरह की चाबियों का गुच्छा ले आए, लेकिन एक भी ताला टस से मस नहीं हुआ। शाम तक वे पसीने पसीने हो चुके थे और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उनकी यह असफलता नवरत्नों की चुनौती को और भी गंभीर बना चुकी थी।
अध्याय 3 ज्ञान की पहली कसौटी अबुल फजल और फैजी। जब अहंकारी दरबारी असफल हो गए तो अकबर ने नवरत्नों को बुलाया। दीवाने खास में फारसी दूत की मौजूदगी में यह परीक्षा शुरू हुई। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, हम हर ताले को उसके विशेषज्ञ को सौंपेंगे। उन्होंने सबसे पहले उस ताले की ओर इशारा किया जिस पर अक्षरों की महीन नक्काशी थी। बीरबल ने कहा, यह ज्ञान और इतिहास का ताला लगता है। इसे अबुल फजल से बेहतर कौन समझ सकता है? अबुल फजल आगे आए। उन्होंने ताले पर खुदे अक्षरों को ध्यान से पढ़ा। वे प्राचीन फारसी लिपि में थे। उस पर एक पहेली लिखी थी, मैं वह हूं जो बनता भी है और मिटाया भी जाता है। राजा मेरी वजह से अमर होते हैं और सल्तनतें मेरी वजह से जानी जाती हैं। मेरा नाम ही इस ताले की चाबी है। अबुल फजल एक पल के लिए मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह तो बहुत सरल है। वह चीज इतिहास, हिस्ट्री है। जैसे ही उन्होंने ताले के पास जाकर फारसी में तारीख शब्द कहा, एक खट की आवाज आई और पहला ताला खुल गया। दरबार में वाह-वाह की आवाज गूंज उठी। फारसी दूत की आंखों में भी प्रशंसा का भाव था। अब बीरबल ने दूसरे ताले की ओर इशारा किया, जिसकी बनावट एक फूल की तरह थी और उस पर एक दोहा खुदा हुआ था। यह ताला कविता और कला की समझ मांगता है। इसके लिए मैं शायर आजम फैजी को आमंत्रित करता हूं। फैजी ने दोहे को पढ़ा। स्याही के समंदर में कलम की नाव चलाता हूं। दिल की जमीन पर लफ्जों के फूल उगाता हूं। जो फूल है मेरा नाम, वही इस ताले की पहचान। यह एक रूपक था। फैजी ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, स्याही के समंदर में कलम की नाव चलाने वाला और शब्दों के फूल उगाने वाला शायर, पोएट होता है। लेकिन यहां फूल का जिक्र भी है। फारसी में कविता को नज्म भी कहते हैं, पर सबसे खूबसूरत शब्द है सुखन, जिसका अर्थ मीठे बोल या कविता होता है। उन्होंने ताले पर बने फूल को धीरे से छुआ और सुखन लफ्ज अदा किया। एक और खट की मधुर ध्वनि के साथ दूसरा ताला भी खुल गया। दो ताले खुल चुके थे और मुख्तार खान और उसके साथियों के चेहरे पर निराशा की पहली लकीरें खिंच गई थीं। अध्याय 4 संगीत और अर्थशास्त्र का ताला, तानसेन और टोडरमल। अब बारी तीसरे ताले की थी। इस पर 7 सुरों सा, रे, ग, म, प, ध, नी के चिन्ह बने थे। यह ताला संगीत की आत्मा को पुकार रहा है, बीरबल ने कहा। संगीत सम्राट तानसेन, यह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तानसेन अपने तानपूरे के साथ आगे बढ़े। उन्होंने ताले का निरीक्षण किया और पाया कि हर सुर के निशान को छूने पर एक हल्की सी प्रतिध्वनि होती है, लेकिन ताला खुलता नहीं। उन्होंने समझा कि इसे खोलने के लिए सुरों का एक विशेष क्रम, एक विशेष राग चाहिए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया और फिर उन्होंने राग दीपक छेड़ दिया। कहा जाता है कि उनके इस राग में इतनी शक्ति थी कि बुझे हुए दीपक जल उठते थे। जैसे जैसे उनके गायन का जादू दीवाने खास में फैलने लगा, एक अद्भुत घटना घटी। ताले पर बने सुरों के निशान एक एक करके चमकने लगे। और जैसे ही राग अपने चरम पर पहुंचा, तीसरे ताले ने खुद ब खुद अपनी कुंडी खोल दी। दरबार में मौजूद लोग इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गए। चौथा ताला अंकों और गणितीय चिन्हों से भरा हुआ था। यह एक जटिल संयोजन ताला था। बीरबल ने कहा, यह सल्तनत के खजाने का हिसाब रखने वाले राजा टोडरमल के लिए है। राजा टोडरमल ने ताले को देखा। उस पर मुगल सल्तनत के विभिन्न सूबों, प्रांतों के क्षेत्रफल, लगान की दरें और कुछ खगोलीय गणनाएं खुदी हुई थीं। यह एक आर्थिक और खगोलीय पहेली थी। उन्होंने अपने सहायकों से कुछ पुराने बही खाते मंगवाए और गणना में डूब गए। घंटों की मशक्कत के बाद उन्होंने एक संख्या निकाली।
यह संख्या उन सभी सूबों से आने वाले कुल राजस्व और उस वर्ष के एक विशेष नक्षत्र की स्थिति का गुणनफल थी। उन्होंने कांपते हाथों से उस संख्या को ताले के चक्रों पर सेट किया। एक जोरदार क्लिक की आवाज आई और चौथा, सबसे जटिल माना जाने वाला ताला भी खुल गया। अध्याय 5 शक्ति और तर्क का प्रदर्शन। मान सिंह और फकीर अजियाउद्दीन। 4 ताले खुल चुके थे, लेकिन अभी भी 5 बाकी थे। 5वां ताला बिल्कुल सपाट और चिकना था। उस पर न कोई कीहोल था, न कोई अंक, न कोई अक्षर। वह अभेद्य लग रहा था। यह शक्ति की परीक्षा है, बीरबल ने कहा, लेकिन अंधी ताकत की नहीं, बल्कि सधी हुई ताकत की। सेनापति राजा मान सिंह, कृपया इसे देखें। मान सिंह ने ताले का हर कोण से निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि संदूक की लकड़ी में कुछ बहुत ही महीन दरारें हैं, जो एक विशेष पैटर्न बनाती हैं। उन्होंने समझा कि यह ताला किसी एक बिंदु पर सही मात्रा में दबाव डालने से ही खुलेगा। उन्होंने न तो हथौड़ा उठाया, न कोई औजार। उन्होंने बस अपनी उंगलियों से उन दरारों के पैटर्न को महसूस किया और फिर अपनी पूरी ताकत को एक बिंदु पर केंद्रित करते हुए अपने अंगूठे से एक विशेष स्थान पर जोर से दबाया। यह एक ऐसा था जो युद्ध के मैदान में दुश्मन के कवच के सबसे कमजोर हिस्से को भेदने जैसा था। एक कड़ाक की आवाज के साथ ताले का आंतरिक तंत्र टूट गया और वह खुल गया। 6ठा ताला सबसे विचित्र था। उस पर एक प्रश्न लिखा था, मैं हर सवाल का जवाब हूं, पर खुद एक सवाल हूं। मुझे